अच्छा जी, जीएससी की ओरिएंटेशन क्लास है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ओरिएंटेशन क्लास का पर्पस यही होता है कि आप लोगों को पता चले टीचर एक किस तरह से पढ़ा रहा है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, और कितना कन्वीनियंट है आप लोगों के लिए उसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, किस तरह से वो कॉन्सेप्ट्स डिलीवर कर रहा है, ये सारी चीजें। और ये सारी तभी आप लोगों को पता चलेंगी जब हम प्रॉपर इसको एज अ क्लास कंसिडर करेंगे और मैं आपको एक पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते इस टॉपिक को, क्योंकि उन्हें डेप्थ में जाके चीजें समझ नहीं आ रही होती, और इसी वजह से वो चीजें गलत लिखाते हैं। और चाहे पिक्चर वो जितनी मर्जी अच्छी बनाए, लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा होता कि कौन सी चीज कहाँ से एंटर हो रही है, कहाँ से जो है वो एब्जॉर्प्शन हो रही है, और कितनी हो रही है, किस चीज की हो रही है। इन चीजों को अंडरस्टैंड करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैंने जो आज टॉपिक सिलेक्ट किया है, दैट इज फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, आपकी बॉडी में जो नेफ्रॉन है वो किस तरह से काम करता है, उसका फंक्शन क्या है। वालेकुम अस्सलाम। तो वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। इस पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें आपको पूरी डायग्राम भी बनानी है, उसके उसका पूरा फंक्शन भी बताना है, उसका पूरा प्रोसेस भी बताना है स्टेप वाइज। तो 3 स्टेप्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, बाकी जो भी फिर आपकी क्वेरी होगी इन्वायरमेंटल सॉरी इसके जीएसए के बारे में, वो हम लास्ट पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैं चाह रही हूँ मैं पहले टॉपिक पढ़ा दूं, ताकि मजीद जो भी फिर आपको क्वेश्चन पूछ रहा हो, आपके सारे क्वेश्चंस तब तक इकट्ठे हो जाए और वो हम डिस्कस कर लें। ठीक है, मेरे बारे में भी जो पूछ रहा हो आप, वो आप लास्ट में पूछ सकते हैं। अच्छा, जो नेफ्रॉन है बेसिकली वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। अगर मैं स्टार्ट करूं एक्सक्रीटरी सिस्टम से, और ये किस चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये भला कौन सा सेक्शन है। दिस इज बायोलॉजिकल साइंसेस। हम बायोलॉजिकल साइंसेस का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बायोलॉजिकल साइंसेस में आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अबाउट जो है सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसमें आपको ह्यूमंस की अनाटोमी भी पढ़नी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कह लें आप, जो हमारे इंटरनल सारे सिस्टम्स हैं, फंक्शंस हैं, ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम और वो सारा। उनमें से एक सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो बेसिकली फंक्शन है ओवरऑल, अगर हम इसको डिस्कस करें, वो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उनको बाहर निकालना, क्योंकि फिर टॉक्सिसिटी ना हो जाए आपकी बॉडी के अंदर, पॉइजन अकामुलेट ना हो जाए, टॉक्सिन अकामुलेट ना हो जाए, इन्फेक्शन ना बन जाए, वो किसी डिजीज में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, बैक्टीरियल अटैक जो है वो पॉसिबल ना हो जाए। आपके जो डेड सेल्स हैं, डैमेज्ड सेल्स हैं, वो लिविंग सेल्स के साथ इंटरफेयर ना करे। इसके लिए आपके अंदर जो क्रिएटर है, जो सुपर पावर है, अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम को रखा है। अब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके काफी सारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, उसका एक ही कंपोनेंट नहीं है थ्रू इंटेस्टाइन एंड ऑल दैट, इसके काफी सारे कंपोनेंट्स हैं, इसके काफी सारे लेवल्स हैं। जो आपका पहला बैरियर है या जो पहला लेवल है, वो आपकी स्किन है, जो कि आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। ये स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू इम्प्योरिटीज को, एक्स्ट्रा आयन को, एक्स्ट्रा साल्ट को, एक्स्ट्रा पॉइजन को बॉडी से बाहर निकालती है थ्रू स्वेट ग्लैंड्स। जब हम गर्मियों में स्वेट ग्लैंड्स आपके बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म का रेट बहुत हाई हो जाता है, जो ज्यादा फिर एक्स्ट्रा साल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, लेकिन इससे डिहाइड्रेशन के भी चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए आपको समर में ज्यादा वाटर कंज्यूम करना है, वाटर इनटेक करनी है। दूसरा जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, दैट इज लिवर। अब लिवर क्या करता है, लिवर का तो फंक्शन है ब्लड बनाना, ये तो ब्लड बना रहा है। तो रेड ब्लड सेल्स, जितने भी रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन होती है वो लिवर के अंदर होती है। लिवर रेड ब्लड सेल्स
को ब्रेक डाउन करके न्यू रेड ब्लड सेल्स बना रहा होता है, मतलब ब्लड को चेंज कर रहा होता है आपकी पूरी बॉडी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वरना वो सारे के सारे रेड ब्लड सेल्स बॉडी में कहाँ जाए। दूसरा, लिवर फैट्स को मेटाबोलाइज कर रहा होता है। जितने भी फैट्स आपकी बॉडी में अकोमुलेट हो जाते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जब हम फैटी एसिड्स, ऑयल, कोलेस्ट्रॉल पढ़ेंगे, हार्ट अटैक वाला कॉन्सेप्ट सारा पढ़ेंगे, उसमें आपको पढ़ाऊंगी लिवर किस तरह से चीफ केमिस्ट है आपकी बॉडी का। तो फैट्स को लिवर मेटाबोलाइज करता है, डाइजेशन में इसमें हेल्प आउट करता है। उसके बाद है आपके लंग्स, जहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान से समझ ले। हम लोग जब सांस लेते हैं उसको ब्रीदिंग कहते हैं। सिंपल, आप अपने मुंह के थ्रू सांस लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सहेल करते हैं। ये सिंपल ब्रीदिंग प्रोसेस है। लेकिन ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है? ये ट्रेकिया के थ्रू आपके लंग्स में चली जाती है, एल्वेओलाई के थ्रू। अब जो लंग्स होते हैं वहां पे ब्लड की वेन्स आ रही होती हैं, ठीक है, ये ब्लड की वेन्स आ रही हैं। अब इसमें से जो हार्ट से ब्लड आ रहा है वो साफ खून लेके आ रहा है, ठीक है, वो साफ खून आ रहा है, जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, साफ खून आपके दिल से डायरेक्ट लंग्स में, लंग्स से वो पूरा ऑक्सीजनेट होके आपके ब्लड में जा रहा है। अब यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको मैं दोबारा समझा देती हूँ। एक तो आप जो अपने माउथ से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, आउटटेक करते हैं, वो सिंपल ब्रीदिंग प्रोसेस है। लेकिन ये वाला जो एक्सचेंज है वो लंग्स पे ब्लड लेवल पे होता है, जिसमें जो आपका ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो पूरा वापस आपके हार्ट को जाना होता है और फिर उससे आपकी बॉडी को सप्लाई हो रहा होता है। उसको ऑक्सीजन मिल जाती है और उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उस वक्त बाहर चली जाती है और वो माउथ के थ्रू बाहर आ जाती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन को इनटेक किया, ऑक्सीजन ट्रैकिया से होती, ये यहाँ पे आपके लंग्स पे चली गई। अब लंग्स में ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ पे आपका हार्ट है और हार्ट से यहाँ से ब्लड आ रहा है लंग्स में साफ होने के लिए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको कहते हैं, जो साफ होने के लिए आता है, जिसके अंदर सारी कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, कोई उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से लंग्स में ट्रांसफर हो जाती है और ऑक्सीजन यहाँ से उसी ब्लड में चली जाती है। अब वो जो ब्लड जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड होके आया था वो साफ सुथरा होके हार्ट को वापस चला जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और फिर हार्ट इस साफ ब्लड को दोबारा पूरी बॉडी में आपको भेज देता है। और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से चले जाती है आपके लंग्स में आ जाती है ऑक्सीजन की जगह, वो फिर वापस इसी रास्ते से मुंह से बाहर निकल जाती है। ये पूरा एक्सक्रीशन का प्रोसेस ही हो रहा है ना, जिसमें लंग्स रोल प्ले कर रहे हैं कि आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाले। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में यहाँ पे कैसे आ गई? क्योंकि आपने खाना पीना खाया, मेटाबॉलिज्म हुआ, आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन हुई, आपने प्रोटीन्स लिए, फैटी एसिड्स लिए, कार्बोहाइड्रेट्स लिए, वो आपके स्टमक में गए, इंटेस्टाइन में गए, डाइजेशन हुई। जैसे जैसे डाइजेशन होगी, जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। डीकॉम्पोजिशन जब होती है तो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है आपकी बॉडी में। वो कार्बन डाइऑक्साइड सारी फिर ब्लड से लंग्स के थ्रू और फिर माउथ के थ्रू बॉडी ने बाहर निकाल दी। ठीक है, दिस इज हाउ लंग्स आर प्लेइंग रोल इन एक्सक्रीटरी सिस्टम अपार्ट फ्रॉम जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो लंग्स का डुअल रोल कंसिडर किया जाता है। उसके बाद आपका जो लास्ट है वो फिर आपका किडनी आ जाता है, कि किडनी आपका मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है। तो हम बेसिकली किसको पढ़ेंगे? किडनी को। अच्छा, जो किडनी है ये एक ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है। किडनी का जो बेसिक यूनिट है जिससे पूरा किडनी मिलकर बना है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। लेकिन ये सिर्फ इसका स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं है, नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट भी है। स्ट्रक्चरल भी है, मतलब किसी चीज का स्ट्रक्चर
मिलके बना ही नेफ्रॉन से है, नेफ्रॉन से सारे मिलके किडनी बना रहे हैं, बट ये उसका फंक्शनल यूनिट भी है क्योंकि किडनी का पूरा फंक्शन भी नेफ्रॉन कर रहा है। जैसे सेल, सेल हमारा बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मैं हूँ, ह्यूमन बॉडी है, वो किससे मिलकर बनी है? सेल से। तो सेल हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, बॉडी का बेसिक यूनिट है। सेल्स, बहुत ज्यादा सेल्स मिलकर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं, बट यही बेसिक फंक्शनल यूनिट है क्योंकि हमारे सारे के सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहे हैं? सेल। सेम इज द केस विद नेफ्रॉन, ठीक है। अब जो जो नेफ्रॉन है ये बेसिकली यूरिन बना रहा होता है, यूरिनेशन का प्रोसेस नेफ्रॉन में बन रहा होता है। आप कि ब्लड से जितने भी जो वेस्ट है वो सारा का सारा नेफ्रॉन फिल्टर कर लेता है, उसको अपने अंदर ले आता है और फिर यूरिन बन जाता है जो कि आपके यूट्रस में स्टोर हो जाता है, ठीक है। यूरिनेशन का प्रोसेस जो है वो नेफ्रॉन का फंक्शन है, और नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अगर मैं किडनी की डायग्राम आपको बना के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से होती है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता नेफ्रॉन पे जाएंगे। बीन शेप का किडनी ऑर्गन आपकी बॉडी में पाया जाता है, और इसके अंदर इस तरह से पिरामिड्स बने होते हैं, ठीक है। तो जो आउटर साइड होती है पिरामिड्स की उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो इनर साइड होती है उसको मेडुला बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नेफ्रॉन है वो सारे आपके यहाँ पे मेडुला के अंदर पाए जाते हैं, और यहाँ पे ये सारा आपका नेफ्रॉन्स का जाल इसके अंदर फैला होता है। अच्छा, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, रिमेंबर जितने भी आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, लिवर है, उनकी एक्स्ट्रा जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन भी होती है, जिनके अपने टेक्निकल नेम्स होते हैं और ये एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। जीएसए के एमसीक्यूज में ये चीजें पूछी जाती हैं। इसकी आउटर मेम्ब्रेन का नाम है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। ये लिख लें, ये याद रख लें, ठीक है। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। किडनी को ब्लड भी आ रहा है, यू नो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी के हर ऑर्गन को ब्लड जा रहा होता है, और उसको बोलते हैं रीनल वेन। रीनल वेन है एंड रीनल आर्टरी है। आर्टरी ब्लड लेके आ रही है ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन है जो साफ ब्लड है, और रीनल वेन ब्लड लेके जा रही है वापस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसके अलावा ये इतना यहाँ पे बन जाता है ना, ये इतना यहाँ पे जहाँ पे चीजें पूरी अकोमुलेट होती हैं, अगर मैं आपको इस तरह से ड्रा करके बता दूं, इसको बोलते हैं पेल्विस, ठीक है। जहाँ पे पूरे नेफ्रॉन्स आके इकट्ठे हो जाते हैं उसको पेल्विस बोलते हैं, और यहाँ से फिर आपका जो यूरिन कंप्लीट बन जाता है वो यहाँ पे आ जाता है आपकी यूरेटर में। इस यहाँ से जो पाइपलाइन निकलती है उसको यूरेटर बोलते हैं, और फिर फाइनली यहाँ पे यूट्रस होता है जिसमें ब्लड आपका यूरिन आके अकामुलेट हो जाता है, और यूरिथ्रा जो फाइनल आपकी फाइनल वेन है, या जो फाइनल फिर सप्लाई होता है जो यूरिन को बॉडी से आउट कर देती है, उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बेसिकली एमसीक्यूज के लिए बताए हैं ताकि आपको किडनी की डायग्राम भी ड्रा करनी आए, और ये छोटी छोटी चीजें एमसीक्यूज में अगर पूछ ली जाए तो आपको पता हो कि यूरेटर जो है वो यूरिन को सप्लाई करती है फ्रॉम किडनी टू द यूट्रस, एंड यूट्रस से फिर आगे यूरेथ्रा, और जो किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही है दैट इज रीनल आर्टरी, और जो वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है हार्ट तक दैट इज रीनल वेन। और इस वाली प्लेस को जहां पे सारी मेडुला आके फाइनली डिस्चार्ज कर देती है यूरिन को, उसको हम पेल्विस बोलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे फाइनल नेफ्रॉन पे आ जाएंगे। नेफ्रॉन किस तरह से दिखता है, नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेफ्रॉन जो है उसका फंक्शन ये है कि उसको यूरिन बनाना है। यूरिनेशन का जो प्रोसेस है वो नेफ्रॉन के अंदर होता है। इसके जब आप इसको लिखेंगे ना, आपने अब हमारी एक पूरी क्लास होगी इस पे 2 से 3 घंटे की, जो कि मेरा लास्ट लेक्चर होता है जीएसए के सेशन में, जिसमें हम सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि आपको उमर बिल्कुल ऐसे ही क्लासेस होंगी, मैं ऐसे बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगी, और मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करूंगी। जो मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स हैं जीएसए के, वो मैंने ऐसे ही बनाए हैं विद डायग्राम्स, यू नो वो बहुत डिटेल्ड नोट्स हैं, लेकिन वो मैंने अपने हाथ से लिखे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। प्रिंट फॉर्म में वो नहीं है, और वही मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भेजूंगी, ठीक है। और ऐसे बोर्ड पे ही मैं आपको पढ़ाऊंगी बहुत डिटेल में,
अभी मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा है, मुझे चीजें भी डिस्कस करनी है, ठीक है। तो जो एक जीएसए के सेशन में मैं क्या क्या ऑफर करूंगी ये सब भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। जस्ट होल्ड ऑन, आप सिर्फ इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लें ताकि आपको पता चले कि जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। टीचर की मेथोडोलॉजी को देख लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेशन ज्वाइन करने से पहले। देन आपको क्या क्या इस सेशन में ऑफर होगा वो फिर मैं लास्ट में बता दूंगी, ठीक है। जिसमें हम ये भी मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। एक होता है पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक, उसको मैं कंसीडर नहीं करती, वो आपको सब बता देंगे। आपको भी पता है पेपर प्यारा से लिखना है, ये करना है, वो करना है, यू नो हाउ टू प्रेजेंट द थिंग्स ऑन पेपर, यू नो वेरी वेल। एक होता है पेपर अटेम्प्टिंग अप्रोच, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक मेंटोर का काम है आपको बताना, जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। दैट्स वाई वो बहुत लिख के आते हैं लेकिन नंबर उनके अच्छे नहीं आते, क्योंकि उनकी अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चन वो नहीं होती जो एग्जामिनर ने डिमांड की होती है। अब इनमें क्या डिफरेंस है, वो अप्रोच आपको कैसे आएगी, वो स्ट्रैटेजी, उसकी प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाऊंगी। जिसमें फिर हम 2-3 पास्ट पेपर्स भी अटेम्प्ट कर लेते हैं और पूरा उस पर सेशन रखते हैं, बट वो चीजें सारी लास्ट में होंगी। और जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ा रही होती हूँ मैं साथ साथ भी बच्चों को सिखा रही होती हूँ। अब अगर वो आपसे नेफ्रॉन का पूछेंगे तो आपको सबसे पहले 3 से 4 लाइंस का इंट्रो लिखना है, जिसमें आपने क्लियरली एग्जामिनर को बताना है कि नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, किसका, किडनी का, और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है और इसका मेन फंक्शन है यूरिनेशन, ठीक है। और वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप की बॉडी में मेटाबॉलिज्म के दौरान जो एक्स्ट्रा चीजें बन रही हैं, वेस्ट बन रहा है, उसको बॉडी से बाहर निकालना इसका पर्पस है। ये आपका प्यारा सा 4 से 5 लाइंस का इंट्रोडक्शन बन जाएगा। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए इस 5 या 10 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप किडनी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, किडनी की डायग्राम बना देंगे, ठीक है। ये सिर्फ 4 से 5 लाइन में होगा और डायग्राम हो जाएगी। और फिर थर्ड पे आप नेफ्रॉन पे आ जाएंगे, ये आपका मेन पार्ट होगा, जिसमें फिर आप नेफ्रॉन की डायग्राम भी बनाएंगे। और आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि ऐसे नहीं पैराग्राफ सब लिख लेंगे, पैराग्राफ आपने नहीं लिखना, पैराग्राफ में एग्जामिनर को ढूंढनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन। आपने प्रॉपर इंट्रो यहाँ पे एक सब आउटलाइन बनानी है कि जो एक्सक्रीशन है उसके 3 स्टेप्स होते हैं जो नेफ्रॉन जिसमें रोल प्ले कर रहा होता है। सो स्टेप्स कौन से हैं, वो बेसिकली 3 मेजर स्टेप्स हैं एक्सक्रीशन के। फर्स्ट है, पहले ये स्टेप लिख लें, मैं आपको समझा देती हूँ, ग्लू मैरुलर फिल्ट्रेशन, ये पहला स्टेप है। ये नेफ्रॉन का पहला पार्ट प्ले करेगा, वो डायग्राम बना के मैं वो भी आपको समझाती हूँ। दूसरा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, एंड सेक्रीशन, ये सेकंड स्टेप होता है, फेजेस होती हैं। एंड थर्ड इज वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। 3 स्टेप्स में जो यूरिनेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है और 3 स्टेप्स में नेफ्रॉन अपना रोल प्ले कर रहा होता है। ये नाम लिख लें स्टूडेंट्स फटाफट से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन, वाटर कंजर्वेशन। जब आप इस तरह से बताएंगे और फिर अलग से इसको एक्सप्लेन करेंगे, अलग से इसको 2-3 लाइंस में अलग से इसको, दैट वुड बी वेरी इंप्रेसिव एंड वेरी कन्वीनियंट फॉर द एग्जामिनर। उसके बाद जब आप नेफ्रॉन के डायग्राम पे आएंगे तो मैं साथ साथ डायग्राम बनाऊंगी अब और साथ साथ इन स्टेप्स को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। फिर आपने डायग्राम बनाते हुए भी नेफ्रॉन के पार्ट्स को भी लेबल करना है और इन स्टेप्स को वहां पे भी इंडिकेट कर देना है, ठीक है, ताकि पूरी डायग्राम में भी एग्जामिनर को पता हो कि कितना क्लियर है आप इस चीज को लेके। अच्छा, अब हम यूरिनेशन के प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहला जो पार्ट है नेफ्रॉन का, वो एक बाउल से नेफ्रॉन स्टार्ट होता है, ठीक है। एक ऑलमोस्ट एक बाउल सा है, इस तरह से आप इसको ड्रा कर लेंगे। ये इसको बोलते हैं, इस बाउल को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस, इस स्पेस का नाम है ग्लोमेरुलस। इस बाउल का नाम है बूमेंस कैप्सूल, ये लिख लें आप, बूमेंस कैप्सूल। ये
इस पार्ट का टेक्निकल नेम है, जो कि नेफ्रॉन का पहला पार्ट है, जिसको आप बोलते हैं बुमेन्स कैप्सूल। और इसके अंदर जो स्पेस है उसको बोलते हैं ग्लूमेरुलस। जो जितनी भी इसके अंदर कैपिलरीज हैं उनको बोलते हैं ग्लूमेरुलस कैपिलरीज। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे बेसिकली ना ब्लड आ रहा है, यहाँ पे कैपिलरीज है, ठीक है, जो ब्लड लेके आ रही है। और वो जो ब्लड है उसके अंदर एक्स्ट्रा बहुत सारा वेस्ट है, जिसको ग्लूमेरुलस ने एब्जॉर्ब कर लेना है, क्योंकि अब वो ब्लड को साफ करना चाह रहा है, वो वेस्ट को निकाल के यूरिनेशन की तरफ लेके जाना चाह रहा है, ठीक है। जो ब्लड इसके अंदर आ रहा है उसको बोलते हैं एफिरेंट एफिरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। एफिरेंट आर्ट्रियोल्स उनको आप बोलेंगे, या एफिरेंट कैपिलरीज आप उनको बोलेंगे। और जो वापस जा रहा है उसको बोलेंगे इफेरेंट। अब ये आपने कैसे याद रखना है, ई से इजेक्शन, एग्जिट, ठीक है, तो ये एक हिंट है याद करने के लिए, ई से एग्जिट। तो जो एफरेंट होगी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो जीएसए में पूछ लिया जाता है या जीके में। तो एफरेंट से आपने याद रखना है कि जो वापस जा रही है, जो वापस कैपिलरीज ब्लड लेके जा रही है, वो एफरेंट कैपिलरीज है। और जो अंदर लेके आ रही है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में, या जो बुमेन्स कैप्सूल के अंदर कैपिलरीज आ रही है, वो एफिरेंट है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये यहाँ से कैपिलरीज आ रही है ना, इनके अंदर ब्लड है और ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा वेस्ट है। ये बुमेन्स कैप्सूल उस वेस्ट को यहाँ पे फिल्टर कर लेगा, उस ब्लड को फिल्टर करेगा और वो सारा सारा वेस्ट इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। वो जो ब्लड है सारा यहाँ पे फिल्टर होगा और वेस्ट इसके अंदर आ जाएगा, और फिर जो बाकी ब्लड है वो यहाँ से वापस चला जाएगा। आई होप आपको इस बात की समझ आ रही है। बुमेन्स कैप्सूल के अंदर ये बच्चों बिल्कुल एक छलनी की तरह काम करता है, जैसे एक छलनी नहीं होती जिसके अंदर आप किसी चीज को रख दें। अच्छा, बड़ा ही डिफरेंट सा क्वेश्चन है ये। बेसिकली प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है कि आपको सीएसएस की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। इस पे एक बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है। रिसर्च पेपर लिखने से सीएसएस की प्रिपरेशन नहीं होती। अगर आप सिर्फ रिसर्च पेपर लिखें और प्रिपरेशन कर लें, सीएसएस एक बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट चीज है। इस पर मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोज भी है, वो भी आप देखें, मैं आपको रिकमेंड करूंगी। लेकिन हम इस पर लास्ट में बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, ये इस बात को समझे, डोंट ब्रेक द टेम्पो। स्टूडेंट्स को इस बात को अंडरस्टैंड करने दें। बिल्कुल एक छलनी है जिसके अंदर मैं कोई चीज रख दूं, ठीक है, और जब वो चीज वहां से गुजरे तो उसके अंदर जितनी इम्प्योरिटीज है वो मैं एक्सट्रैक्ट कर लूं, वो मेरे अंदर आ जाए, वो मेरे बाउल में आ जाए, ठीक है। तो ये यहाँ से सारा वेस्ट इसने फिल्टर कर लिया। दिस स्टेप इज नोन एज ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन। यही वो स्टेज है जिसको हम ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपने इंडिकेट कर देना एग्जामिनर को इस तरह से हाईलाइट करके कि ये पहला स्टेज है जिसको ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा कि ये जो आपका आपका नेफ्रॉन है, इसका सेकंड पार्ट आ जाता है, जो कि कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट, इसको मैं पूरा ही अब ड्रा कर रही हूं क्योंकि ऐसे बार बार। अच्छा जी, ये यहां तक है इसका सेकंड पार्ट। अभी मैं यहां तक सिर्फ इसको ड्रा कर रही हूं। ये जो सेकंड इसका पार्ट है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। सो दीज आर, ये यहां से लेके यहां तक, दीज आर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये सेकेंड पार्ट है नेफ्रॉन का। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का फंक्शन है रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब जो आपकी सेकंड स्टेज थी वो स्टार्ट होगी, जिसमें ट्यूबुलर, ये चूंकि ये ट्यूब्स हैं, ये भी ट्यूब्स हैं, जिसमें ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन होगी। अब यहाँ पे जितना भी वेस्ट आ गया, जितना भी यहाँ पे ब्लड आ रहा है, कैपिलरीज गुजर रही हैं, उसके उसके अंदर मजीद अभी वेस्ट है। ये मत समझे कि यहाँ पे सारे का सारा इसने फिल्टर कर लिया, ऐसा नहीं होता। स्टिल अभी आपके ब्लड में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको रीएब्जॉर्ब होने की जरूरत है, जिनको सेक्रीशन की जरूरत है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स क्या करेंगी कि यहाँ पे 2/3 जो है फर्दर एब्जॉर्प्शन करेंगी, फर्दर चीजों को निकालेंगी, ठीक है। बहुत सारा वेस्ट अभी भी आपके ब्लड में
मौजूद है जो कि आपकी इस नेफ्रॉन में आएगा। अच्छा, अब उसमें से कौन सी चीजें आएंगी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे साल्ट्स आएंगे, ये आप चीजें लिख लें। यहाँ पे बहुत ज्यादा आयंस की जो है वो बहुत ज्यादा आयंस यहाँ पे सिक्रीट हो जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी ब्रेक डाउन हो चुकी है प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसमें ग्लूकोज है, जिसमें बेसिक यूनिट है फैटी एसिड्स के, जिसमें प्रोटीन्स के बेसिक यूनिट्स हैं जैसे अमाइनो एसिड्स। ये वाली चीजें जब आप जो मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं अपनी बॉडी के, जिसमें प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि जैसे अगर मैं कोई एक लुकमा, एक नवाला लेती हूँ अपनी किसी चीज का खाने का, उसमें प्रोटीन भी है, फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, वो ब्रेक डाउन होते हैं और वो अपने बेसिक यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर अमाइनो एसिड में चले जाती है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में चला जाता है, फैटी एसिड्स जो है वो ब्रेक डाउन होके सिंपलेस्ट यूनिट में चले जाते हैं, फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स में चले जाते हैं। तो वो जो बेसिक यूनिट है वो आपकी बॉडी में जितने भी एक्स्ट्रा हैं वो सारे के सारे फिर वेस्ट में कंसीडर कर लिए जाते हैं, वो सारा वेस्ट बन जाता है और वो सब फिर यूरिन का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी एक्स्ट्रा अब टॉक्सिन्स है, पॉइजन है, वो सारी की सारी इन ट्यूब्यूल्स में आ जाएगी। और जो चीज ब्लड को लगेगा, क्योंकि यहाँ से ब्लड गुजर रहा है और वो ब्लड से यहाँ से सिक्रीट होके आ रही है, और जो चीज ब्लड को लगेगा कि मेरे अंदर डेफिशिएंसी हो रही है, आपकी बॉडी को लगेगा कि यहाँ पे ज्यादा फिल्ट्रेशन हो गई है, उनको ब्लड रीएब्जॉर्ब भी करेगा। ठीक है, दैट्स वाई रीएब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन यहाँ पे पैरेलल चलेंगी, साइड बाय साइड। जो भी आपका यहाँ से ब्लड की कैपिलरीज गुजर रही हैं उनके अंदर से बहुत सारी चीजें अगेन सिक्रेट होके यहाँ पे आपकी ट्यूब्स में आ जाएंगी, और कुछ चीजें ब्लड रीएब्जॉर्ब कर लेगा अपने प्लाज्मा के लेवल को मेंटेन करने के लिए, ब्लड अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करने के लिए। इसकी केमिस्ट्री इसके पीछे ये है, आपकी बॉडी अपने अंदर साल्ट्स का, आयंस का और वाटर का बैलेंस मेंटेन रखती है, जिसको होम्योस्टेसिस भी बोलते हैं, जिसमें टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाता है और साल्ट की जो क्वांटिटी है उसको भी मेंटेन किया जाता है। ये ज्यादा बात मैं आपको समझाऊंगी रेफरेंस देके समर का। गर्मियों में जब बहुत ज्यादा स्वेटनिंग हो रही होती है ना, बहुत ज्यादा हमें पसीना आ रहा होता है, तो हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जाया हो जाते हैं, बहुत ज्यादा साल्ट्स जाया हो जाते हैं, फिर हमें डेफिशिएंसी होती है डिहाइड्रेशन की, बहुत ज्यादा गर्मी लग जाए तो इसीलिए फिर हम ग्लूकोज की ब्लड्स वगैरह, वो बोतलें वगैरह लगवाते हैं, ग्लूकोज लेवल हमारा डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा साल्ट, आयन, ग्लूकोज आपका निकल जाता है। इसी वजह से फिर ब्लड को ये पता है कि मुझे अपने अंदर अपना जो प्लाज्मा मेरा का लेवल है, जो मेरा प्रोटीन का लेवल है, जो मेरा साल्ट का लेवल है, मुझे उसको भी मेंटेन करना है। हमारी बॉडी अपनी खुद ही कंट्रोलर है ना, सो ब्रेन उसको ऑर्डर भी कर रहा है, सो ब्लड को अपना कंटेंट भी मेंटेन करना है, जिसके लिए ये कुछ चीजों को साथ साथ रीएब्जॉर्ब भी करता रहेगा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा यूरिनेशन में आपकी जो बॉडी के कंटेंट है या न्यूट्रिएंट्स है वो ना निकल जाए। सो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में साल्ट्स एंड आयंस की अकॉर्डिंग टू द लेवल कि आपको कितना रीएब्जॉर्ब करना है और कितना सिक्रेट करना है, सिक्रीशन भी हो गया एंड रीएब्जॉर्प्शन भी हो गई, ये सेकंड स्टेप है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड, जो आपका नेफ्रॉन का कंपोनेंट है, इतना यहां से लेके यहां तक बच्चों, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे सबसे ज्यादा वाटर कंजर्वेशन होती है, जो आपका थर्ड स्टेप है, लास्ट स्टेप है यूरिनेशन का, वाटर कंजर्वेशन। अब हो सकता है जब इन ट्यूब्स में सारा वेस्ट आया तो पानी यहाँ पे साथ बहुत ज्यादा आ जाता है, लेकिन ब्लड को वो वाटर चाहिए, आपकी बॉडी को वो वाटर चाहिए, वाटर डेफिशिएंसी तो आप नहीं कर सकते ना, तो ब्लड से इन ट्यूब्स से वापस वो ब्लड वो वाटर जो है वो ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं वाटर कंजर्वेशन, कि हम अपनी बॉडी में ब्लड वाटर को स्टोर करना चाह रहे हैं, महफूज करना चाह रहे हैं, उसको कंजर्व करना चाह रहे हैं। वी डोंट वांट कि आपका ज्यादा एक्स्ट्रा पानी यूरिनेशन के थ्रू बॉडी से निकल जाए। लूप ऑफ हेनले वाटर कंजर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट्स हैं, एक ये डिसेंडिंग पार्ट है और एक ये असेंडिंग पार्ट है। तो जो आपका डिसेंडिंग पार्ट है
वो अब ये याद रख लें, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए भी और एग्जामिनर को भी क्लियरली बताने के लिए कि जो डिसेंडिंग पार्ट है वो वाटर कंजर्वेशन में रोल प्ले करेगा, दिस वन, और जो असेंडिंग पार्ट है ये सोडियम आयन के बैलेंस को मेंटेन करेगा, ठीक है। सोडियम के लिए स्पेसिफिक पार्ट है नेफ्रॉन का, जो कि लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग पार्ट है। अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए, वो सोडियम आयन के कंटेंट को आपके ब्लड में मेंटेन करता है, और जो उसको लगता है कि मुझे इतना सोडियम आयन चाहिए ब्लड में, वो वापस उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और बाकी फिर यूरिन यूरिन का पार्ट ही रहेगा। ये लूप ऑफ हेनले में ये पूरा प्रोसेस किया जाएगा, जिसमें वाटर कंजर्वेशन जो है इसका मेजर रोल है, और साथ सोडियम एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, ठीक है, असेंडिंग में और डिसेंडिंग में परमेबल टू वाटर, और इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे आप लिख देंगे वाटर कंजर्वेशन थर्ड स्टेज। उसके बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज अगेन, ये कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं, लेकिन इनको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। ये थी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, ये है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। अच्छा, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स एंड प्रॉक्सिमल सेम फंक्शन है, रीएब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। अगेन जब यहाँ पे आपका वेस्ट आएगा और यहाँ से आपकी ब्लड की वेन्स कैपिलरीज गुजर रही हैं, तो जितनी रीएब्सॉर्प्शन, ये चूंकि फाइनल स्टेज है, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द साल्ट जो आपके ब्लड में मौजूद है और जितना उसको चाहिए, यहाँ पे अगेन फिर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द बॉडी, यहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन हो जाएगी, और बाकी चीजें फिर आपकी इन ट्यूब्स में ही रहेंगी, यूरिन का पार्ट ही रहेंगी। एंड हियर इज द फाइनल पार्ट जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट है जो यूरिन को फिर फाइनली कलेक्ट कर रही है। सारे नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट्स कहाँ पे आके हो रही हैं फाइनली, मैंने यहाँ पे जितनी भी नेफ्रॉन्स हैं उनकी कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे आके मीट करती हैं, और यहाँ पे पेल्विस में फिर आपका यूरिन अकोमुलेट होके यूरेटर के थ्रू यूट्रस में चला जाता है। तो ये है आपकी फाइनल स्टेज जिसमें कलेक्टिंग डक्ट में फाइनल आपका यूरिन आ जाता है। अगेन कलेक्टिंग डक्ट में एक फाइनल कंपोनेंट है जिसकी रीएब्जॉर्प्शन होती है, ये भी एक एमसीक्यूज है, और वो क्या है, वाटर। जाते जाते भी आखिरी स्टेज पे भी अगर ब्लड को वाटर की नीड हो, और अगर लगे कि ज्यादा आपका जो वाटर है वो यूरिनेशन के थ्रू वेस्ट हो रहा है, तो ब्लड वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेगा, सक बैक कर लेगा, ठीक है, और बाकी फिर यूरिन आपका फाइनल यूरेटर के थ्रू यूट्रस में जाके स्टोर हो जाएगा। सो ये कंप्लीट प्रोसेस है कि यूरिन आपकी बॉडी में कैसे बनता है, नेफ्रॉन किस तरह से 3 स्टेजेस में यूरिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है, और किस तरह से एक्सक्रीशन आपकी बॉडी में होती है। हर कंपोनेंट का अपना एक रोल है। मैं इसको समराइज कर देती हूँ। जब आप आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव होता है, आप खाना पीना खा रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, तो आपकी मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट हो जाता है। अब उस वेस्ट के बहुत सारे फॉर्म्स है, गैसेस भी वेस्ट में आ जाती है, लिक्विड भी वेस्ट में आता है, सॉलिड भी वेस्ट में आता है। गैसेस जो वेस्ट में जनरेट हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि आपका सेलुलर रेस्पिरेशन और वो आपका सारा रोल प्ले कर रहा होता है लंग्स, तो आपके माउथ के थ्रू बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और जो लिक्विड में वेस्ट है वो यूरिन है, जो कि नेफ्रॉन का रोल है, और जो सॉलिड में वेस्ट है वो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन उसमें रोल प्ले कर रही होती है, वो वहां पे अकोमुलेट होता है। हम लिक्विड वेस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें यूरिनेशन पढ़ना है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो इसमें पहला पार्ट है बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल वो फर्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, जहां पे पहली फिल्ट्रेशन होती है, और ये मैक्सिमम फिल्ट्रेशन होती है, मतलब 70% फिल्ट्रेशन जहां पे हो जाती है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर वेस्ट आपका आ जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में फिर रीएब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ द बॉडी। और लूप ऑफ हेनले में इंटायरली वाटर कंजर्वेशन होती है, दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ द बॉडी, कि आपकी बॉडी को कितना वाटर चाहिए, उतना अकॉर्डिंगली दोबारा से रीएब्जॉर्ब करके स्टोर कर लिया जाता है आपके ब्लड में, और बाकी फिर यूरिन में रहने दिया जाता है। और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ये सारा फिर
यूरिन आपके पेल्विस में जाके अकोमुलेट हो जाता है और फिर यूरेटर में चला जाता है। और कलेक्टिंग डक्ट में फाइनल स्टेज पे अगर एमसीक्यू से पूछा जाए कि किसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है जी, इस तरह से आपका यूरिन बनता है। अच्छा जी, अब ये जो सारा जब ये आप सारा नेफ्रॉन कर लेंगे और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी आप कर लेंगे, उसके बाद फाइनली आप चीजों को कंक्लूड करेंगे, जिसमें आप कंक्लूजन की आउटलाइन देके 3 से 4 लाइंस में क्रिटिकली थोड़ा सा एग्जामिनर को बता सकते हैं कि किस तरह से एक्सक्रीशन हो रही है आपकी बॉडी में एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज एक्सक्रीशन। और इसके साथ ही आप बता दें कि एक्सक्रीशन आपकी बॉडी के अंदर साल्ट्स, आयरन और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करने में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो ये आपके पेपर को थोड़ा सा डिफरेंट कर देगा बाकी स्टूडेंट्स के पेपर से। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट नेफ्रॉन। अब अगर किसी का नेफ्रॉन और किडनी और एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई फंक्शन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जब ये क्लियर हो जाए तो फिर हम अपनी जनरल डिस्कशन पे जाएंगे, जिसमें आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको मैं आंसर करूंगी। स्टूडेंट किसी का कोई क्वेश्चन है तो समझ ले, मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ाया है क्योंकि मुझे लग रहा था टाइम थोड़ा है। अच्छा चलो, अभी मैं आपको कुछ और बातें बता देती हूँ। जीएसए जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत सारे पर्सपेक्टिव से। जीएसए के काफी सारे सेक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहला आपका फिजिकल साइंसेस का है, उसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेस का है, देन एनवायरमेंटल साइंसेस का है, फिर फूड साइंसेस का है और लास्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अगर आप अपना पीएमएस का जीके का सिलेबस देखें तो उसमें 70% जीएसए का सिलेबस एज सच इन्होंने लिखा हुआ है। जो डायलिसिस लोग करवाते हैं ना, उनका किडनी फेल हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, उनका नेफ्रॉन काम नहीं कर रहा होता ना, फिर वो आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड में से वेस्ट को निकाल रहे होते हैं। ठीक है, उनका किडनी फेलियर हो जाता है ना, उसको किडनी फेलियर बोलते हैं। उनका किडनी ही काम नहीं कर रहा, और किडनी का स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट कौन है? बेसिकली नेफ्रॉन। तो काम कौन कर रहा है? नेफ्रॉन। तो उनका ओवरऑल किडनी इश्यू हो जाता है, रीनल फेलियर उसको बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ लूप ऑफ हेनले में वाटर एंड सोडियम आयन बैलेंस रिपीट कर दे। जैन एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखें, इसको ये बोलते हैं, दिस इज वेरी पेनफुल, दिस इज वेरी पेनफुल। हो सकता है आप डायलिसिस को सरवाइव कर जाएं, लेकिन उसके पेन को ज्यादातर पेशेंट सरवाइव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से फिर उनके डेथ के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस को बियर करना ही बड़ा पेनफुल होता है। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि मैं आपको ऑस्मोसिस का एक फंक्शन, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा देती हूँ, उससे आपको वाटर एंड सोडियम आयन की समझ आ जाएगी। देखें, ये एक जार है और ये एक जार है। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है वाटर मूवमेंट की? इसमें वाटर है, ठीक है, इसमें भी वाटर है, इसमें सोडियम आयन है और इसमें भी सोडियम आयन है। अच्छा, अब इसमें सोडियम आयन है 5, सपोज कर लेना इसमें 5 है, इसमें सोडियम आयन है 3, ज्यादा किसमें है? इसमें। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि साल्ट कंटेंट किस में ज्यादा है, तो जार ए में, इसको हम ए बोल लेते हैं, इसको हम बी बोल लेते हैं। और अगर मैं पूछूं वाटर कंटेंट किस में ज्यादा है, तो जार बी में। ऑफ कोर्स इसमें वाटर ज्यादा है, इसमें सोडियम ज्यादा है। जो वाटर की मूवमेंट होती है ना, जो वाटर की मूवमेंट होती है, वो हमेशा हायर वाटर लेवल से टुवर्ड्स लोअर वाटर लेवल में होती है। हायर वाटर कंटेंट से टुवर्ड्स लोअर वाटर कंटेंट होती है। इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में वाटर को हम देखते हैं, साल्ट को नहीं देखते, इसको फिलहाल इग्नोर कर दें। हमें वाटर की मूवमेंट को देखना है। जहां पे ज्यादा पानी होगा
पानी वहां से कम पानी की तरफ मूव करता है नेचुरली। इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। वाटर को ओवरऑल आप क्या बोलते हैं? इन अदर वर्ड्स, केमिस्ट्री की टर्म में वाटर को सॉल्वेंट भी बोलते हैं। ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, आपको पता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जिसमें दुनिया की हर चीज हल हो जाती है एक्सेप्ट ऑयल। मतलब कुछ चीजें हैं, अल्कोहल, ऑयल, फैट्स, वो नहीं हल हो सकते इसमें। लेकिन वो भी हम जो आपकी मशीनें हैं, सेंट्रीफ्यूज, उन सबसे मिक्स कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। बाकी सारी दुनिया की हर चीज वाटर में हलशुदा है, तो इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। सो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर लेवल टुवर्ड्स लोअर लेवल, इन अदर वर्ड्स मूवमेंट ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब मुझे बताएं वाटर मूवमेंट कैसे पॉसिबल होगी? वाटर मूवमेंट तो तभी पॉसिबल होगी ना, अब चूंकि वाटर यहाँ से ऐसे मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर कंटेंट ज्यादा है, यहाँ पे वाटर कंटेंट कम है। जब यहाँ पे सोडियम आयन कम होगा तभी वाटर यहाँ से इधर आएगा ना, अदरवाइज तो आप वाटर को ना तो बाहर निकाल सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत बाहर नहीं निकाल सकती। इसीलिए लूप ऑफ हेनले से सोडियम का निकलना इनएविटेबल है, मैंडेटरी है, नेसेसरी है। लूप ऑफ हेनले से जब सोडियम निकलेगा तो वाटर लेवल वहां पे ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा, जिससे फिर वाटर मूव करेगा, रीएब्सॉर्ब करेगा फ्रॉम द डक्ट टुवर्ड्स द ब्लड। ये एक बहुत ही इन डेप्थ कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझा दिया, सिर्फ इसलिए कि आपको याद रहे कि लूप ऑफ हेनले में कौन से दो चीजें मूव कर रही हैं और उनके पीछे बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, वो क्यों ऐसे हो रहा है। इसी वजह से जब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हाई हो जाए ना, कहीं पे साल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाए, तो वो हाइपर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बन जाता है, जिसमें साल्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। जो आपके जो बॉडी के सेल्स होते हैं, जब उनके अंदर साल्ट बहुत ज्यादा हो जाए तो वो कंसंट्रेशन उनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो हम कहते हैं वहां पे पानी की कमी हो जाती है, वहां पे वाटर डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली फिर वाटर वो सेल्स रीएब्सॉर्ब कर रहे होते हैं, उन सेल्स में ऑटोमेटिकली पानी जा रहा होता है, ठीक है। यही सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करें स्वेटनिंग ग्लैंड्स पे, जब बहुत ज्यादा स्वेटनिंग हो रही होती है, जब बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है, गर्मियों में साल्ट बाहर निकल रहा होता है ना आपकी बॉडी से, पीछे ही पानी आ जाता है, वाटर। जितना ज्यादा साल्ट और इम्प्योरिटीज पसीने के थ्रू बाहर निकलेंगे, उतना ही पानी भी इवेपोरेट होगा, पानी भी आपकी स्किन से बाहर निकलेगा। इसी वजह से डिहाइड्रेशन होती है, इसी वजह से आपको बहुत ज्यादा पानी पीना है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको पानी पीना है गर्मियों में, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। तो यही कॉन्सेप्ट लूप ऑफ हेनले में। अब लूप ऑफ हेनले में ये मैंडेटरी है कि सोडियम बाहर निकले, क्योंकि सोडियम के पीछे ही कौन आ जाएगा? पानी। सो वाटर कंजर्वेशन के लिए सोडियम रीएब्सॉर्प्शन जहां पे हो रही है, दैट इज द लॉजिक बिहाइंड वाटर कंजर्वेशन इन लूप ऑफ हेनले। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो? अच्छा, मैं अब आपको ना जीएसए का ओवरऑल सेशन का शेड्यूल अपना बता देती हूँ। फिजिकल साइंसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके। मैं यहाँ पे और भी कोई टॉपिक सिलेक्ट कर सकती थी, जैसे फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम में अब मैं आपको हार्ट पढ़ा सकती थी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं आपको बताती हूँ आप क्या स्किप कर सकते हैं और क्या नहीं। फिजिकल साइंसेज में से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कंफर्म, ठीक है। इस पे मैं आपको पढ़ाऊंगी 4 क्लासेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा भी है, बड़े यूनिक से कॉन्सेप्ट इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिक्स को हम पढ़ेंगे डेप्थ में जाके, 4 क्लासेस हमारी इस पे होंगी। उसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेस पे मैं 3 क्लासेस आपको पढ़ाऊंगी, जिसमें हम एनाटॉमी पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी की, जिसमें हम डिजीजेस पढ़ेंगे, जिसमें हम ह्यूमन सेल पढ़ेंगे और प्लांट सेल पढ़ेंगे, जिसमें हम बेसिक ऑर्गन्स को पढ़ लेंगे, जिसमें हम जो है वो आपका जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है किंगडम, उसकी बेसिक्स में आपको पढ़ा दूंगी। और ये बहुत ही आसान है। जो असेंडिंग पार्ट है उसमें सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, और जो डिसेंडिंग है वहां पे वाटर कंजर्वेशन हो रही है। वो बेसिकली पूरा लूप ऑफ हेनले एक ही चीज है, लेकिन उन्होंने अपने फंक्शंस डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। आप इस तरह से उसको याद रखें, एरोज लगा के ऐसे, ठीक है।
here is sodium and here is water. सो ओवरऑल वाटर कंजर्वेशन पूरे लोपा फैलने में हो रही है, वाटर कंजर्वेशन पूरी लोपा फैलने में आपको मिलेगी, बट जो असेंडिंग पार्ट है वहां पे ज्यादा सोडियम रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है, ताकि लोपा फैलने में वाटर कंजर्वेशन हो सके, क्योंकि लोपा फैलने के बाद आगे फिर डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स आ रही है ना, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में अगेन साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन हो रही है। सो इस वाले पोर्शन में फिर आप साल्ट को लेके आते हैं। अच्छा, बायोलॉजिकल साइंसेज में हम 3 क्लासेस पढ़ेंगे, देन इन्वायरमेंटल साइंसेज में भी हम 3 क्लासेस पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल साइंसेज से आपका सारा का सारा ऐसे जो है एक कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाएगा, कि मैं गारंटी दे रही हूँ, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, वाटर शॉर्टेज, पोल्यूशन, जो भी जनरल करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आजकल चल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिबेट्स जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है, जिसमें पाकिस्तान मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है, इसमें हम 2022 की रिपोर्ट्स पे डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स का डाटा आपको मिलेगा और हम बेसिकली करंट अफेयर्स के इश्यूज को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फूड साइंसेज में, फूड साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज ऑलमोस्ट सेम है। फूड साइंसेज में हम बहुत ही यूनिक चीजें पढ़ेंगे जो ज्यादातर करंट अफेयर से भी रिलेट करते हैं, कि आप जब खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए क्यों बैलेंस डाइट लेनी है, प्रोटीन का क्या फंक्शन है आपकी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन है, और अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा तो फिर आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे माल न्यूट्रिशन होती है। माल न्यूट्रिशन का मतलब है आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, आपको विटामिन्स नहीं मिल रहे, आपको मिनरल्स नहीं मिल रहे। वो क्यों होती है, कैसे होती है, पाकिस्तान में माल न्यूट्रिशन इतने ज्यादा क्यों है, माल न्यूट्रिशन की क्या रीजंस हो सकती है। एक सिर्फ यही वजह नहीं कि मैं खाना नहीं खा रही, हो सकता है मैं पेट भर के खाना खाऊं 3 टाइम 4 टाइम, लेकिन फिर भी मेरे अंदर विटामिन्स नहीं है, फिर भी मेरे अंदर मिनरल्स नहीं है। क्यों ये सब हो रहा है, क्या फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, ये बहुत सारी, बहुत ही जो है वो इन डेप्थ डिटेल है जो हम सारी डिस्कशन है करेंगे। और लास्ट पे हम फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। इसके 4 से 5 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिर्फ हर साल पेपर उसी में से आता है, कभी उसके उसके बाहर नहीं आता। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे और बाकियों का हम ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट कोई 14 से 15 क्लासेस का सेशन होगा, जो कि बहुत डिटेल में होगा, सिलेबस में से कोई टॉपिक स्किप नहीं होगा। इससे, इस सेशन से आपका एक तो ऐसे बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा एनवायरमेंटल साइंस वाले पोर्शन से, दूसरा आपका पीएमएस का जीके बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा, तीसरा करंट अफेयर्स का काफी सारा डाटा आपको मिल जाएगा। ये जीएसए का सेशन आपको इतनी चीजें ऑफर करेगा। इसके अलावा जो मेरा पेपर अटेम्प्टिंग वाला पूरा लेक्चर होगा, वो लेक्चर सिर्फ जीएसए के लिए नहीं होगा बच्चों। उस लेक्चर में मैं आपको इतना जबरदस्त एनालिसिस दूंगी और पेपर अटेम्प्ट करना सिखाऊंगी, और जो आपको स्ट्रैटेजीज में सिखाऊंगी वो आपको सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स में हेल्प करेंगी, पाकिस्तान अफेयर्स में हेल्प करेंगी, आईआर में हेल्प करेंगी। वो बाकी सब्जेक्ट्स में आपको जीएसए से ज्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि जीएसए का पेपर तो बहुत टेक्निकल होता है। इसमें तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है आप लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन वो बाकी सब्जेक्ट्स में आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे, कि जब आपके सामने एक पेपर में क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट आ रही है, तो पागल नहीं हो जाना स्टेटमेंट को के 1-2 लफ्ज को देखते कि बस मुझे ये चीज आती है और बस दे देना, दिन दे उसको लिखना शुरू कर देना। यू हैव टू ब्रेक डाउन द स्टेटमेंट, यू हैव टू डिवाइड द सेक्शंस जो एग्जामिनर ने पूछे हैं, यू हैव टू एलोकेट द मार्क्स टू योर सेक्शंस। आपको पता होना चाहिए पहला पोर्शन में उसमें क्या पूछा है, उसको आपने कितने मार्क्स देने हैं, उसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, मेन पोर्शन कौन सा है, ज्यादा किस पे फोकस करना है, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बहुत डिटेल में सिखाऊंगी, जिससे ऑलमोस्ट 40% डिफरेंस होगा आपके मार्क्स आने में, मार्किंग में। ये इतना एज दे जाता है ये पेपर, अगर आपको अटेम्प्ट करना आ रहा है तो 40 to 50% आपको एज मिल जाता है मार्क्स लेने में। तो लास्ट में ये होगा। उसके बाद फाइनली मैं आपका एक मॉक पेपर लूंगी लाजमी, विदाउट एनी डाउट। लेकिन साथ साथ आप लोग मुझे रोजाना, आप करने वाले तो बने ना, आप मुझे भेजने वाले तो भेजिए असाइनमेंट्स। आप रोजाना मुझे, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी तो एंड पे मेरी आदत है मैं एक क्वेश्चन लिख देती हूँ स्टूडेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मैंने नेफ्रॉन पढ़ाया तो मैं एक क्वेश्चन लिख दूंगी आपको, आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उसको स्कैन करें, मुझे इनबॉक्स करें, मुझे ग्रुप में सेंड करें, मैं इवेलुएट करूंगी, आपको बताऊंगी, ठीक है। और क्लास में अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप
से जितनी बार मर्जी पूछे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी है। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। बच्चों को जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो फिजिकल साइंसेस का ही पार्ट है ना, ठीक है। लेबल्ड डायग्राम्स आंसर में करना जरूरी है जिसमें जरूरत हो। ये चीज भी जब पेपर अटेम्प्ट करना सिखाऊंगी तो बताऊंगी। हर जगह डायग्राम बनाना और हर जगह लेबल करना भी बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, वो नहीं चाहिए होता। पता चल रहा होता है आपका लेवल ऑफ इमेच्योरिटी, पता चल रहा होता है कि बच्चे को सिर्फ ये पता है कि मैं डायग्राम बनाने से मार्क्स ले लूंगा, तो वो उससे भी एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है। वो भी आपने नहीं करना। सीएसएस के पेपर में जब आप बैठेंगे तो जो एक चीज एग्जामिनर को इम्प्रेस करेगी, दैट वुड बी योर लेवल ऑफ मेच्योरिटी, कि कितना मेच्योरली आप अपने क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं, कौन सी मेच्योर स्ट्रैटेजी से आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक यही चीज है जो एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकती है, वो आपको सीखनी होगी। सेशन कब से स्टार्ट होगा, सेशन की फी क्या है, ये और ये सारी डिटेल्स आपको एडमिन से पता चलेगी। मुझे इन चीजों का बिल्कुल नहीं पता, मेरा काम है आपको पढ़ाना। मुझसे मेरे रिलेटेड और पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे वो मैं आंसर करूंगी। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, मैं इंशाल्लाह 14 to 15 क्लासेस में सेशन आपको कवर करा दूंगी। और एवे एवे तवे कवर नहीं कराना। हाँ, हमारी वॉल पे मेरा ख्याल है काफी सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज पड़े हैं डीएसए सेशंस के। चीजें हम बहुत डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज्यादा बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करेंगे, और इन डेप्थ स्टडी होगी और आपका सिलेबस कंप्लीट कवर होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पेपर आपको अटेम्प्ट करना मैं सिखाऊंगी, असाइनमेंट्स लूंगी, मॉक पेपर आपसे जरूर लूंगी, आपको एवेलुएट करके दूंगी चीजें, सारी चीजें होंगी। रिकमेंडेड बुक्स आपको बताऊंगी, सोर्सेज आपको बताऊंगी, वेबसाइट्स कुछ आपको मैं लाजमी सब्सक्राइब करवाऊंगी, उसमें कुछ इंडियन वेबसाइट्स हैं, ठीक है। और अपने नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी। कुछ यूट्यूब के चैनल्स हैं वो आपको मैं करवाऊंगी, बताऊंगी कि कहाँ से आपने कौन कौन सी एनिमेटेड वीडियोस देखनी है। सो एक बड़ा ही जबरदस्त सा सेशन होने वाला है, इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो पूछे। टाइमिंग आई गेस 8:30 to 10:30 है। फी का मुझे नहीं पता, ड्यूरेशन मैंने आपको बता दी है। और जो डेज है वो है मंडे टू थर्सडे। तो मेरा ख्याल है विद इन 4 वीक्स ये आपका जी जो साइंस का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह विद इन 4 वीक्स। इसके अंदर अंदर मैं कोशिश करूंगी, इसके बाहर नहीं जाऊंगी। एनालिसिस का मुझे समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन की, ये जो GUST है। अच्छा, एक और बात मुझे जो मैं करना चाह रही हूँ वो ये है कि आप लोग ना अब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होता है किसी भी कंट्री में। मतलब आप PhD कर लें, पोस्ट डॉक्टरेट कर लें, आप जो भी कर लें, अगर आप CSS में अपेयर हो रहे हैं तो ये मोस्ट जो है वो डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। यहाँ पे आपको बहुत ही सोबर, बहुत मेच्योर, बहुत कॉन्फिडेंट अपनी जो अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन है वो करनी होती है। तो अपना नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना सीखें, अपना नाम लिखें हर फोरम पे, ठीक है। और ये टेक्नो स्पार्क है और पता नहीं क्या क्या है और फोनों के नाम ये वो, बट इज दिस ना, बच्चे थोड़ी हैं, आप टीनेज में थोड़ी है, FSC के स्टूडेंट्स थोड़ी हैं। सो किसी गैदरिंग में हो, किसी जूम मीटिंग में हो, कहीं पे भी हो, अपने आप को अपने नाम से इंट्रोड्यूस कराएं। ये एक बहुत रिस्पेक्टेबल मैनर्स होता है और एटिकेट्स भी यही कहते हैं, ताकि अगला जो बंदा है अगर उसे आपसे बात करनी है तो वो आपको किसी नाम से बुला सके। ठीक है सर, मैंने इनको एक टॉपिक पढ़ा दिया है, काफी मैडम तकरीबन ठीक टॉपिक था, हो गया, बेहतरीन माशाल्लाह। मैंने पढ़ा भी दिया साथ में देखा है, तो यू हैव डन अ गुड जॉब। तो मैथ भी जब आपका ये वाला साइंस का पोर्शन खत्म हो जाएगा ना, तो मैथ भी इंशाल्लाह आपके इसी टाइम भी स्टार्ट होगा। मतलब 8 बजे, 8:30 बजे क्लास है, तो मैथ भी 8:30 बजे ही स्टार्ट हुआ करेगी।